और नीचे से लिखो, और नीचे लिख दे, और नीचे थोड़ा सा। हाँ लिखे वहाँ तक, हाँ देखिए, ध्यान देंगे। आज आप लोग शुंग वंश और कण्व वंश से अवगत होंगे। कण्व वंश से अवगत होंगे आप। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि शुंग वंश का समय कितना है। तो शुंग वंश का समय 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व शुंग वंश का समय है। और इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शुंग वंश के शासकों के विषय में हम पहले अवगत हो जाएंगे। तो देखिए, शुंग वंश में पहला शासक आपको पुष्यमित्र शुंग पढ़ना है। पुष्यमित्र शुंग। और इस वंश का 9वां शासक जो था भागभद्र था। 9वां शासक भागभद्र। ठीक ना? इन्हीं दो के विषय में हमको जानना है। तो हम सर्वप्रथम पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानेंगे। देखिए, पुष्यमित्र शुंग, पहले तो ये जानिए कि शुंग कहाँ के रहने वाले थे। तो ये उज्जैन के रहने वाले थे। कहाँ के थे? उज्जैन के थे। और इनके पूर्वज मौर्यों के सेवा में थे। और पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके ये मगध में शुंग वंश की स्थापना किया था। और बृहद्रथ का ये सेनापति था। ठीक ना? तो आप जानेंगे कि भाई ये जो शुंग वंश है, इस वंश को जानने का स्रोत क्या है। यानी शुंगों का इतिहास हमें किन किन रचनाओं से मिलती है। तो पहले तो स्रोत हम जान जाएंगे। तो देखिए, शुंगों के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी पुराणों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पुराणों से मिलती है। ठीक ना? दूसरा, कालिदास की रचना। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम से भी आपका जो है कि नहीं शुंगों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तीसरा, महर्षि पतंजलि की रचना। महर्षि पतंजलि की रचना। पतंजलि की रचना महाभाष्य से मिलती है। महाभाष्य। चौथा, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान। दिव्यवदान से शुंगों के विषय में जानकारी मिलती है। पांचवा स्रोत, बाणभट्ट की रचना। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। हर्षचरित से भी हमें शुंगों का इतिहास मिलता है। छठवां स्रोत, तिब्बती इतिहासकार। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ। तारानाथ के विवरणों से भी हमें शुंग वंश का इतिहास मिलता है। थोड़ा इस पर ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, जो कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम है, ठीक ना, इसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। एक और रचना है गार्गी संहिता। गार्गी
संहिता। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि गार्गी संहिता में सर्वप्रथम भारत पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने 2 बार आक्रमण किया था, ठीक ना। तो इसमें गार्गी संहिता में ये मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, यानी उसके 36 वर्ष के शासनकाल में यवनों का 2 बार आक्रमण हुआ था। और यवनों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था, यानी यवन सेना का नेतृत्व किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। ये गार्गी संहिता में उल्लेख मिलता है। और कालिदास की रचना जो मालविका अग्निमित्रम है, इसमें यवनों के दूसरे आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और इसमें यह वर्णन मिलता है कि शुंग सेना का नेतृत्व पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने किया था। और सिंधु नदी के किनारे यवन शासक मेनांडर को उसने पराजित किया था। जो यवनों का दूसरा आक्रमण हुआ था उसमें शुंग सेना का नेतृत्व किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग का पौत्र वसुमित्र ने किया था। और उसने सिंधु नदी के किनारे यवन शासक मेनांडर को पराजित किया था। तो यहाँ से गार्गी संहिता और कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम से यवनों के भारत पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। समझ में आ रहा है ना। और देखिए जो हर्ष चरित्र है, बाण भट्ट की रचना जो हर्ष चरित्र है, उसमें पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अनार्य कहा गया है। अनार्य निम्न कुल में उत्पन्न, अनार्य का मतलब वो निम्न जाति में उत्पन्न हुआ था। समझ में रहा है। तो ये मिलता है। अब देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। क्या था? बौद्ध धर्म का विरोधी था। और अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को ये नष्ट करवाया था, ठीक ना। और पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटाराम विहार को भी 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, लेकिन भविष्यवाणी के चलते ये नष्ट नहीं करवा पाया था, ठीक ना। और पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था, ठीक ना। तो अब इसका थोड़ा संक्षिप्त में देख लेंगे। जैसे पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानना है तो पहला पॉइंट तो ये है, पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किया। पहला पॉइंट क्या है? शुंग वंश की स्थापना किया, ठीक ना बाबू। किसकी हत्या करके? मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके वो शुंग वंश की स्थापना किया। और पुष्यमित्र जो शुंग था, बृहद्रथ का क्या था? सेनापति था। क्या था? सेनापति था, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट, उसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। ये मिटा देना। उसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा पॉइंट है, राजधानी कहाँ बनाया? विदिशा, ठीक ना। विदिशा ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब देखिए इसके पूर्वज जो कहाँ के रहने वाले थे, पूर्वज तो उज्जैन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बाबू? उज्जैन। यानी जो शुंग वंश है उसके पूर्वज जो है कहाँ के रहने वाले थे? उज्जैन के रहने वाले थे और मौर्यों की सेवा में थे, ठीक ना। अब ये देखेंगे कि इसके समय यवनों का 2 बार आक्रमण हुआ। यवनों का 2 बार आक्रमण हुआ, ठीक ना। अब देखिए पहली बार, यानी जो पहला आक्रमण था, यहाँ पॉइंट बना लेंगे। पहला आक्रमण किसका? यवनों का पहला आक्रमण। यवनों का पहला आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में। कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता। उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। और इसमें ये बताया, गार्गी संहिता में यह बताया गया है कि
जो यवनों का पहला आक्रमण था, यवनों का पहला आक्रमण उसमें यवन सेना का नेतृत्व, यवन सेना का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। डेमेट्रियस ने किया, ठीक ना। अब देखिए यवनों का दूसरा जो आक्रमण है, यवनों का दूसरा आक्रमण, अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मालविकाग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम में मिलता है, ठीक ना, मित्रम में मिलता है। इसमें शुंग सेना का नेतृत्व, इसमें शुंग सेना का नेतृत्व, शुंग सेना का नेतृत्व किसने किया था? वसुमित्र ने किया था, वसुमित्र ने किया था। और यवनों को उसने सिंधु नदी के किनारे पराजित किया था। यवनों को वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी के किनारे पराजित किया, सिंधु नदी के किनारे पराजित किया, ठीक ना। अब देखिए बाबू, तो ये आपका जो है कि नहीं मिलता है पहला और दूसरा आक्रमण। अब एक और पॉइंट है कि मालविका अग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि विदर्भ के साथ भी शुंगों का युद्ध हुआ था। यानी विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो मालविका अग्निमित्रम से मिलता है, ज्ञात होता है, मालविका अग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि यानी शुंगों को यानी विदर्भ से भी लड़ना पड़ा था। और विदर्भ के सेनापति यज्ञसेन को पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने पराजित किया था, ठीक ना। तो मालविका अग्निमित्रम से दो आपके पॉइंट मिलता है। एक तो यवनों का दूसरा आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है, और दूसरा विदर्भ के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें यानी पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र किसको हराता है? विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित करता है, ठीक ना। अब विशेष पॉइंट क्या है पुष्यमित्र शुंग से संबंधित? ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। क्या था? बौद्ध धर्म का विरोधी था। और अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को उसने नष्ट कर दिया था, नष्ट करवाया, ठीक ना। दूसरा पॉइंट, पाटलिपुत्र के कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह नष्ट नहीं करवा पाया था। भविष्यवाणी हो जाने के कारण 3 बार भविष्यवाणी हुआ और 3 बार वो असफल रहा, ठीक ना। अब देखेंगे कि अयोध्या शिलालेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ ध्यान देंगे, अयोध्या शिलालेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उसने
उसने पुरोहित महर्षि पतंजलि को बनाया। किसको बनाया था? महर्षि पतंजलि को बनाया। ठीक ना? ऐसा कहाँ उल्लेख मिलता है? अयोध्या शिलालेख में मिलता है। ठीक ना, कि 2 अश्वमेध पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, और उस यज्ञ में पुरोहित किसको बनाया था? महर्षि पतंजलि को बनाया था। इसी के समय संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था। संस्कृत भाषा का विकास हुआ। संस्कृत भाषा के विकास में सबसे अधिक योगदान महर्षि पतंजलि को दिया जाता है। ठीक ना? अब हम देखेंगे कि इस वंश का जो 9वां शासक भागभद्र था। यहाँ देखिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं, भागभद्र से भी प्रश्न आते हैं। यानी शुंग वंश का नौवां शासक कौन था? भागभद्र था। भागभद्र। अब देखिए, इसके विषय में आप जानेंगे। भागभद्र के शासन काल में ही तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। यानी इसके शासन काल में आया था, और विदिशा में उसने गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। भागभद्र स्वयं को भागवत कहता था। ठीक ना? तो ये पॉइंट भागभद्र से बनते हैं। यानी क्या बनते हैं कि भागभद्र के समय में, यानी तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स, यानी इसी के समय में तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में, कहाँ? विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया। ठीक ना? इस वंश का अंतिम शासक, यानी शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या किसने कर दिया? वासुदेव ने कर दिया, और कण्व वंश की स्थापना किया। तो ये आपका जो है कि नहीं, शुंग का इतिहास आप जान गए, शुंग वंश का इतिहास जान गए। अब देखेंगे कि शुंगकालीन जो कला के उदाहरण हैं, शुंगकालीन कला के उदाहरण, तो उसको जान जाएंगे आप। देखिए अब आप यहाँ ध्यान देंगे, शुंग कालीन कला के उदाहरण, यानी इसके समय क्या, शुंग काल के समय में क्या क्या बना है उसको जानेंगे। तो पहला पॉइंट जानेंगे कि विदिशा का गरुड़ ध्वज बनाया गया। दूसरा, भाजा का चैत्य मंदिर का निर्माण, कब हुआ? शुंग काल में हुआ। तीसरा, अजंता की 9वां चैत्य मंदिर किसके समय बना है? शुंग काल के दौरान बना है। चौथा, नासिक और कारले के चैत्य
चैत्य जानते हैं पूजा स्थल को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता है। समझ में रहा है ना? चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। पांचवा, मथुरा के अनेक यक्षणियों की मूर्तियाँ, यानी ये सब जो बने हैं ये सब सूंग काल में बने हैं। ठीक। अब बाबू हम देखेंगे कण्व वंश के विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, ये कण्व वंश का जो समय है 73 ईसापुर से 28 ईसापुर। भाई देखिए, समय को लेकर के घबराइएगा मत। देखिए, कहीं कहीं 73 ईसापुर से 28 ईसापुर मिलता है, और कहीं कहीं आप ऐसे भी जान लेंगे कि 75 ईसापुर से 30 ईसापुर ये भी समय मिलता है। जैसे आप 185 पढ़े हैं ना यहाँ, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि 187 भी देता है। 187 ईसापुर से 75 ईसापुर। ठीक ना बाबू? तो यदि दोनों जाना होगा तो दोनों जानते रहिएगा। ठीक ना? और कहीं 185 ईसापुर से 73 ईसापुर देता है सूंग का। कण्व का उसी तरह देता है, कहीं 73 ईसापुर से 28 ईसापुर, और कहीं कहीं मिलता है कि 75 ईसापुर से लेकर के 30 ईसापुर। ठीक ना? इनका समय है कण्वों का। अब देखेंगे कि कण्व वंश की स्थापना किसने किया। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने किया था। किसने किया था? वासुदेव। और किसकी हत्या करके किया था? देवभूत की हत्या करके। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके किया था। देवभूति की हत्या करके किया था। ठीक ना? अब देखिए, 45 वर्षों का शासन में, यानी कण्वों के 45 वर्ष के शासन में, 45 वर्षों के शासन में 4 शासकों ने शासन किया। कितने? 4 शासकों ने शासन किया। यहाँ ध्यान देंगे, 4 शासकों ने मिलकर के 45 वर्षों तक शासन किया था। उसमें पहला वासुदेव, इसने 9 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 9 वर्षों तक शासन किया। ठीक ना? दूसरा भूमिमित्र, कण्व वंश का दूसरा शासक भूमिमित्र है। इसने 14 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक शासन किया। ठीक ना? तीसरा नारायण, इसने 12 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक शासन किया। चौथा अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा, यहाँ लिख लेंगे पोस्ट में अंतिम शासक। ठीक ना? अगर पूछ दे प्रश्न कि कण्व वंश का अंतिम शासक का नाम क्या है, तो सुशर्मा है। और ये 10 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक ये शासन किया। इस वंश का अंत आंध्र सातवाहनों के द्वारा हुआ था। यानी कण्व वंश का अंत किसके द्वारा हुआ? आंध्र सातवाहनों ने इसका अंत कर दिया, कण्व वंश का अंत कर दिया। ठीक ना? तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, फिर कल देखा जाएगा। ठीक ना?